सारी जोहर कर लेगी, पुरुष सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, दुश्मन किले पे कब्जा करेगा और देवल देव उठा के ले जाएगा। तो ये सोच रहा है देवल दे क्या किया जाए। तो उसने जब रंग देवी को कहा भाई देवल दे का क्या करेंगे, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके, इस हालत में तो हम उसके हाथ पीड़े, कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोच सके, कुंवारी लड़की इसलिए क्या नहीं करवा सकते हम इसको। अब ये सुनती तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। भारत वह देश है जिसने ना तो कभी पीठ पर वार सहा है, ना किसी के पीठ पर वार किया है। तो जाएगा अपरिपक्व सेनापति, कैसे कि तराइन के पहले दूसरे युद्ध के अंदर वो हार गया। पर हम कहते हैं भाई तराइन के दूसरे युद्ध से पहले जितने युद्ध हुए उनमें सब में जीता, और तराइन का दूसरा युद्ध तो था ही नहीं। रात को सोते हुए को तो कोई मार के चला जाए, तो युद्ध जैसी स्थिति होती है उसमें हार जाता, फिर तो हम क्या पता है बात कहते भी अच्छे लगते। बाकी उसी गौरी को उसने तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया था। उसके अलावा भारत में आसपास में उसके जितने राजा थे उनको हरा दिया था। इसका मतलब अपरिपक्व सेनापति तो इमेच्योर होता था, पहले ही हार जाता कहीं ना कहीं। देखो दूसरा क्या लगाया जाता है कि भाई तराइन के पहले युद्ध में जब सेना भाग रही थी तो उसने उनको मारा क्यों नहीं, आक्रमण क्यों नहीं किया, और गौरी को पकड़ लिया तो उसे छोड़ क्यों दिया, उसे जेल में क्यों नहीं डाला। पर हम कहते हैं ये पृथ्वीराज की गलतियां नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। ये क्या थे, उस समय की भारतीय संस्कृति ये मानती थी कि यदि दुश्मन भागता हो तो उस पर आक्रमण करना, उस समय की संस्कृति का आदर्श था कि उस समय की भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको मारना, उसको बाद में छोड़ दिया जाना चाहिए। हर काल के, हर कल्चर के, हर समय के, हर टाइम के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, उनके आइडियल्स अलग अलग होते हैं। पृथ्वीराज के समय के वैल्यूज अलग थे, आज के समय के वैल्यूज अलग। आज हो सकता है हम कहें कि नहीं दुश्मन को पकड़ के मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उस समय लोग ऐसा नहीं सोचते थे। और मैं तो कहता हूं यदि पृथ्वीराज गौरी को पकड़ के मार देता, हम पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते ही नहीं। लोग इतनी आलोचनाएं करते उस टाइम की, क्या राजा था, एक तुम्हारे सामने पड़ा था बंदा बेचारा, माफी मांग रहा था और फिर भी तुमने मार दिया, किस बात के आदमी। मुझे याद आता है, ये तो पृथ्वीराज का टाइम तो चलो 800 साल बाद में, अब तक भी हम जब कॉलेज में पढ़ा करते तो यूं सुनते कि कोई साथ का दोस्त है वो लड़ाई करके आए 5 लोग, और आके कभी 5 लोगों के बीच में, सीनियर के बीच में बातें की आज तो कॉलेज में लड़ाई हो गई थी और हम 5 थे और वो मिल गया था, आज एक फलाना बैंकर पीटा उसको, हमने माथा फोड़ दिया उसका। और कोई सीनियर उसको कहता है अरे यार ये कोई लड़ाई होती है, अकेले को देख के तो कोई मार दे। उसमें से कभी को हमारे साथ वाला सिर में लठ खा के आया, माथा फूटा हुआ, इधर से खून बह रहा है, वाह भाई मेरी लड़ाई होगी आज, क्या हुआ, अरे वो 4-5 मिल गए थे पर भाई वहां से भागा नहीं था, मैं खड़ा हो गया, लड़ा उनसे, एक मेरे पड़ा पर 2-4 के तो मैंने फोड़ दिए थे, शाबाश मेरे चीते, कोई नहीं पट्टी बंधवाते हैं। हम आज दिन तक ऐसे सोचते हैं, आज दिन तक हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है, भारत वह देश है जिसने ना तो कभी पीठ पर वार सहा है, ना किसी के पीठ पर वार किया है। तो जब हम ये कहते हैं हमने पीठ पर वार सहा नहीं, इसका मतलब हम युद्ध से भागे नहीं, हमने पीठ पर वार किया नहीं, इसका मतलब भागतों पर हमला। हम आज दिन तक वैसे ही सोच रहे हैं। तो आज के 1200 साल पहले किसी आदमी से अपेक्षा करना ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आप पास्ट को प्रेजेंट का फीता लेके नाप रहे हो, आप भूतकाल को वर्तमान का फीता लेके नाप रहे हो। यदि भूतकाल देखा जाए, पास्ट देखा जाए तो उस समय की वैल्यू देखी जानी चाहिए, और उस समय की वैल्यू यही कहती है। तो पृथ्वीराज अपने उन्हीं वैल्यू का क्या कर रहा था, पालन। हो सकता है आज के 1000 साल बाद में हम जिन बातों को मानते हैं लोग इनको ना माने। आज हम कहते हैं कि भाई मम्मी पापा के साथ रहना अच्छा माना जाता है, आज के 1000 साल बाद में क्या पता लोगों को इस बात पे भी बड़ी हंसी सी आए, यार हमारे जो मम्मी पापा थे वो बड़े बड़े हो गए थे तो भी अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, यूरोप में नहीं रहते, वहां पे अलग अलग रहते हैं। क्या पता कई साल बाद में लोगों को इस बात पे भी हंसी आए कि लोगों के जीवन में एक ही शादी होती थी, वो पूरी जिंदगी एक ही आदमी के साथ बिता दिया करते थे। यूरोप में नहीं होती, वो 3-4 करने के आदी होते हैं, वहां पे होती है 3-4। वहां पे उल्टा बच्चों की उम्र जैसे 16-17 होती है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, और यदि बच्चे घर छोड़ के नहीं जाते तो घर वाले बाहर निकाल देंगे, बाहर निकल, पूरी जिंदगी अब तेरे को डालते रहेंगे और तेरा कमा खा। तो वहां अच्छे अच्छे परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे होते हैं, कहीं पिज्जा बर्गर डिलीवरी शॉप के अंदर काम कर रहे होते हैं, कहीं पे की सफाई कर रहे होते हैं, कहीं कारण कि अपना कमा के खाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनको कतई बुरा नहीं लगता, उनको ठीक लगता है, उनके देश की कल्चर वही है। अपने यहाँ पे 16 छोड़ो 26 तक भी घर वाले सब्जी के लिए नहीं बेचते, टाबर है रुल जैसे। तो अपने अभी तक भी अपने मेंटेलिटी अलग है भाई, उनकी मेंटेलिटी अलग प्रकार के। वहां पे जैसे टाबर 16 आगे हुए, टाबरों घर से बाहर निकाला जाता है और जो हस्बैंड वाइफ है वो आपस में बैठ के बात करते हैं, भाई खूब साल साथ रह लिए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, 16 के हो गए, अब तू तेरा नया देख ले, मैं मेरा नया देख लेता। और बड़ा इजी है, कहते हैं भले लोग है बेचारे,
आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल कंसेंट लेते हैं, साल भर का टाइम लेते हैं, अपना अपना ढूंढा जाए, और ढूंढ के बताते हैं एक दूसरे को, मैंने ये ढूंढ लिया देख, वो कहता है मैंने ये ढूंढ लिया। और यदि बच्चे भी होते हैं कि दो बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा चला गया सोड़ा को के, दो बच्चे अभी है, एक को पत्नी लेके चली जाएगी, एक को पति लेके चला जाएगा। अब वो किसी अपने नए पार्टनर के साथ रहेंगे, वो नए पार्टनर भी अपने पुराने वाले पार्टनर के एक एक टाबर लेके आए साथ में। अब वो दोनों मिलके रहते हैं, एक महिला अपने पहले पति का एक बच्चा लेके आई है, एक पति अपनी पहली पत्नी का बच्चा लेके, उसके बावजूद वो पाल लेते हैं उनको। वो नई महिला जाके उन बच्चों को रख लेती, उस बच्चे को रख लेती जो उसका नहीं है, जो उसके पति की पहली पत्नी का था। उनके बाद में दोनों के खुद के दो टाबर और हो जाते हैं, वो चारों के साथ रह रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, उनके लिए चीजें बड़ी इजी सी है। हमें ये सुन के भी अजीब लगता है ऐसे थोड़ी होता है कि दो मेरे दो तुम्हारे दो हमारे, ऐसे कैसे करेंगे पैसा? अपने था कि हम दो हमारे भी दो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हर देश काल परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर समय के, हर देश के, हर जगह के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। देखो ये भी अपने एक बड़ा अजीब सा रिवाज था कि राजा लगातार 2 युद्ध हार गया तो उसको बड़ा बुरा लगता है, वो क्या कर लेता, सुसाइड। और ऐसे कई एग्जाम्पल है जब राजा लगातार 2 युद्ध हारे वो बाद में सुसाइड करके, वो शायद थोड़ा सा दुश्मनों से भी सीख लेते। तुर्क कितनी बार हारे, कब हारने लगे थे, उसके बावजूद वो लड़ते रहे, तो 1192 में सक्सेस हो गए। 1192 में दिल्ली पर कब्जा कर गए, और एक बार कब्जा नहीं किया उसके बाद 700-800 साल तक वही रहे। हरिराज भी क्या पता सुसाइड नहीं करता, वापस लड़ाई की तैयारी करता, ये जीत जाता। जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, जान है तो, है ना। इसलिए सबसे पहले तो अपने को घबराना। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, आजकल तो जेल में। तो भारत ने अटैक किया 2019 में, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक वो हुई थी ना, तुम तो बच्चे रहे होंगे 2019 में, तुम समझते थे चीजों, बड़े थे थोड़े। तो तब इमरान खान का संसद में बयान था, उसकी पहली लाइन उसने बोली थी कि सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है सबसे पहले तो अपने को, तो वो लाइन मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो अपने को घबराना। जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, या तो सफलता या असफलता। असफलता से हम नई चीजें सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं कि और इसके अंदर क्या किया जा सकता है। आजकल आप टाबर एक पेपर के अंदर एक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, दूसरे दिन आते हो मुझे लगता है मेरी डिप्रेशन है। ये तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हें लगता कैसे है ना, उस लगने के तरीके को जानना चाहता हूं। सर कई दिन तो उसने बात की थी, अब तो बात ही नहीं करती, इस चीज का डिप्रेशन है। नए नंबर का बाढ़ और तो क्या कर सकता है ना, पहले तो नहीं करनी चाहिए थी बात, और कर ली, अगली नहीं कर रही तो अपने छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। पर ना, बंदा इसमें भी 5-7 दिन गम जीता है, फील करता है पूरी तरीके से एकदम। तो इन चीजों का लोड अपने लेना, इसमें हम जो हमारा, मैं कल परसों काम बता रहा था कि हम ज्यादातर है ना, आजकल वाले बच्चे, आप 2 चीजों को सोचते हो, या तो जो हो गया वो, या जो होगा वो। या तो जो हो चुका है कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हुई 2 महीने तक, अब मैं आगे कैसे करूंगा, ये सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो पीछे वाली चीजों को सेट नहीं किया जा सकता, हो गई वो तो हो गई, क्या करना उसमें। तो आगे वाली को आप जाके सेट कर नहीं सकते, हाथ में क्या है वो नहीं करना। बस मैं कई बार कहता हूं यार सर मैं पीछे वाले 2 महीने की छूट गई, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, भूल जा। आज जो बच्चा मेरे को शाम को 7 बजे बैठ के बातचीत कर रहा होता है मेरे से, सर 2 महीने तक कोचिंग नहीं आया था, बीच में मेरे तो एग्जाम आ गए थे सर, सेमेस्टर आ गया था, मैं बीमार हो गया था, घर पे काम आ गया था, दीदी की शादी हो गई थी, 2 महीने पढ़ ही नहीं पाया, दिमाग खराब रहता है सर आजकल तो मेरा पूरा। आज क्लास कितने से कितने बजे थी, 7 से 1 बजे से लेके अब तू मेरे पास जब 7:30 मिल रहा है, क्या किया, तो दिमाग खराब था सर, कुछ किया ही नहीं बस ये सुधार ले अपने, हो गया उसको तो सुधार सकते नहीं। ये थोड़ी दीदी की शादी में 2 महीने खराब करके अब पीछे जाके दीदी की शादी को रिवर्स कर दोगे, होने नहीं दूंगा मैं शादी, और मैं 2 महीने खराब नहीं करूंगा। वो तो जो चीजें होनी थी वो हो चुकी है। या इस बात का सोचता रहता कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो कि क्या इलाज। तो औकात ये है कि रोड पे जाएं गाड़ी के अंदर बैठ कर, उस समय कोई ट्रक ठोक जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैदल चलें और एक हेलमेट लगा लें और साइड में चलें। कोई गाड़ी वाला है ना प्लीज इधर मत आना, तुम्हें नहीं दिख रहा मैं पैदल चल रहा हूं, तो ऐसे तो कहां जिएंगे। इसलिए अपने को ज्यादा फोकस इस पे करना है अभी क्या किया जा सकता है। देख लो तुर्कों ने किया, यदि वो इसमें लगे रहते
कि यार हमारे तो इब्राहिम हार गया था, शहाबुद्दीन हार गया था, बकुली शाह हार गया था, गर्जन मातंग हार गए थे, खुसरो शाह हार गया था, तुर्क हार गए थे, अब हम क्या करेंगे? आते ही नहीं। और यदि ये सोचते कि मैं भी हार गया तो भी नहीं आते, पर वो आए, बार बार आए, हारने के बावजूद आए तो जीत गए। अपने यहाँ 2 टेस्ट में नंबर कम आए एक भाई के, सुसाइड कर गया। क्या पता हरिराज जिंदा रहता तो इतिहास अलग प्रकार का होता। हरिराज दिल्ली पर यदि दोबारा कब्जा कर लेता तो आज हम पढ़ते चौहानों का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? हरिराज था। पर चूंकि वो मर गया तो अब हमारे पास 2 कहानी है। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, हार गया, दिल्ली वालों ने उस पर आक्रमण किया, हार गया, उसने आत्महत्या कर ली। 3 लाइनों में इतिहास खत्म है। इसलिए जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है संघर्ष। इसलिए मैं कल कह रहा था, हमारे भारतीय इतिहास में भी उन लोगों को ज्यादा मान्यता दी है जिन्होंने संघर्ष किए। गोरा बादल नहीं जीते, मर गए थे, हार गए थे, उसके बावजूद हम गोरा बादल को जानते हैं। जेता कुंपा नहीं जीते, मर गए थे, हार गए थे, पर फिर भी हम जेता कुंपा को जानते हैं। वरना मैंने खूब सारे ऐसे युद्ध बताए होंगे जो हमारे राजाओं ने जीते हैं, आप उनके सेनापतियों के नाम भी नहीं जानते। हमने उनको, भाई जब आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर थे उसके बावजूद जाके लड़े थे, वही तो लड़ाई है। सब कुछ फेवरेबल ही है, उसके अंदर तो क्या है, उसमें तो मजा ही नहीं है। इसलिए जिंदगी में चैलेंजेस होने चाहिए, तभी आक्रामकता निकलती है व्यक्ति के जीवन में। विलासिता जो होती है वो आक्रामकता को कम करती है। क्या है? लग्जरी जो होती है वो आपका जो अग्रेसिवनेस जो होती है उसको क्या कर देती है? जब चैलेंजेस होते हैं ना तब हमेशा दिमाग में चीजें आती है। और पहले हम आईएएस के लिए मेंस लिखते हैं ना तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, या आरएस का मेंस लिखते हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो दिलीप सर ने, तब कम ही बच्चे हुआ करते थे, सर ही आंसर लिखवा लिया करते, सर हमारे चेक किया करते, संडे संडे यूं आते हम। टेस्ट सीरीज जैसा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता था। तो आईएएस वाले मान लो 15 लोग मेंस वाले हैं या 10 लोग मेंस वाले हैं, तो बैठ के लिख रहे हैं, तो कहां तक याद करके आना है? तो मान लो सर ने कहा कि कल तो ना सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मौर्य काल तक याद करके आ जाना। फिर एक पेपर पकड़ा देते, हमें 10 क्वेश्चन लिखो, लास्ट में एक दूसरे के पढ़ पढ़ के देखते कि किसने कैसा लिखा है। अब मान लो एक दिन मौर्य काल तक तो क्वेश्चन थे, बाद में 2 क्वेश्चन एक गुप्त काल का भी पूछ लिया, एक गुप्तोत्तर काल का भी पूछ लिया। तो बाद सर को हम कहते, सर ये तो दिया ही नहीं था, हमें पूछ लिया कि यार पढ़ा हुआ तो है ना, सिलेबस तो पूरा हो ही रखा है, ये तो रिवीजन चल रहा है अपना। कहां सर? लिखो, अब भी लिखो, कितना दिमाग में आता है। और ज्यादातर समय ऐसा हुआ है कि सबसे अच्छे आंसर तब लिखे गए हैं जब वो नहीं पढ़ गए थे, तब दिमाग पे जोर पड़ता, दिमाग जोर डालता कि यार क्या था गुप्त काल में, ये था ये था ये था। वरना रात को पढ़ा, सुबह आके लिख दिया। रात को मौर्य काल ही पढ़ा था, सुबह मौर्य काल का क्वेश्चन है लिख लिया। रात को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन है वो लिख लिया। गुप्त काल 2 महीने पहले पढ़ा था, अब क्वेश्चन लिखना है कि जो नहीं आता उस पर लिखने का अभ्यास किया जाए, और तब वास्तव में अच्छी चीजें निकल के आती है। और तब कई बार लगता है कि अरे यार मैं गजब इंटेलिजेंट हूं यार, ये क्या लाइन लिखी है यार, ये लाइन तो किताबों में नहीं है पर मेरे दिमाग में अब आई है, मैं यहाँ लिखते समय मैं अच्छा कर गया इस चीज को। तो जब चैलेंज आते हैं ना तब अपना दिमाग रिएक्ट भी करता है, उसके अनुसार काम भी करता है। जब आप चैलेंज लोगे नहीं, यूं धीमे 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 चलते रहोगे, तो बाद में दिमाग भी उतना एक्टिव रहता। पहले बड़ी चीज, इसलिए यूं 2-2 टेस्ट में नंबर कम आने से डिप्रेशन में आना, और डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं। पहले तो इस बात को यूं मान लेना कि ना, ऐसा कम से कम राजस्थान के लोगों को तो कोई डिप्रेशन आता होगा, और कहीं के लोगों को आता होगा। सीन बी लगाओ अभी तो लगे। सी मतलब सर्दी, सी मतलब, बी मतलब डर, बी मतलब सीन बी लगाओ अभी तो लगे। सर्दी और डर जितना लगाओगे उतना लगेगा। 3 स्वेटर पहन के, ऊपर जैकेट पहन के, कंबल ओढ़ के तो भी आदमी यूं करता रहता है। और कई यूं एक नॉर्मल शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई, उसके अंदर ही घूमता रहता है, नहीं लगती तो उसको नहीं लगती। डर, किसी को यूं रात को पानी पीने जाते टाइम भी 2 बार आंखें बंद करके जाता है, भूत ना दिख जाए। ये का ये कोई खेत में गंगानगर साइड में रात को पानी लगा रहा होता है, व्यक्ति अकेला ही होता है, नहर के पानी में ठंड के अंदर ही खड़ा रहता है, उसको दोनों नहीं लग रहे होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लगाना चाहते हो, तो वो का वो आपके डिप्रेशन वाला है। पर होता क्या जी, बंदा फील लेना चाहता है कि मैं हूं डिप्रेशन, खुद को ही लगाना चाहता है कि नहीं मैं दुखी हूं, दिखाना भी चाहता है, मुंह लटकाया हुआ सा रखेगा। कोई पूछेगा क्या डिप्रेशन में चल रहा हूं आजकल, तो अगला बंदा भी कहता भाई सब हो जाएगा, चिंता मत कर, है ना। सहानुभूति जीवन में सबसे बुरी बात है। जीवन में कभी किसी से सहानुभूति लेनी, यूं एग्जाम में फेल भी हो जाओ और कोई आगे कहने अरे भाई कोई बात नहीं, चुप रह रे, पंचायती मत कर, क्या कोई बात नहीं, मैं मेरा पढ़ लूंगा कर लूंगा, तू तेरा देख ले,
है ना। जब आप ये करने लग जाते हो ना, कि लोग आपको ये कहते हैं कि यार तू तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बुरी बात है, आपको अच्छी लगने लग जाती है वो चीजें। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ जीवन में, आगे तू कुछ और कर लेगा, फिर आप आगे करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो मेरे पास डेली कोई ना कोई आए और मेरे को आगे कहे कि बहुत बुरा हुआ। उसमें रस आने लग जाता है, आदमी को मजा आने लग जाता है। इस प्रकार का रस आना। और दिल्ली पे अटैक कर दिया था मंगोलों ने। मंगोल दुर्धर्ष योद्धा हुए, जगह जगह अटैक किए मंगोलों ने। और मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, पर उसमें मंगोल हार गए, जलालुद्दीन जीत गया। तो 4,000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए गए। कितने? किसने गिरफ्तार कर लिए? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब उसने उन मंगोलों का, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या मुसलमान बन जाओ। तो उन मंगोलों का सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। तो 4,000 मंगोल क्या बन गए? मुसलमान बन गए। तो उनका नाम ही पड़ गया नए मुसलमान। क्या नाम पड़ा? नए नए बने थे नए मुसलमान। और दिल्ली में उनको लिए कॉलोनी बसाई गई थी। आज दिन तक दिल्ली में कॉलोनी है मंगोलपुरी। कौन सी? जहां मंगोल रहते उस जगह का नाम क्या पड़ गया? इसके 3 साल बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है। कौन? कहां पे अटैक करता है? तो सेना के अंदर नए मुसलमान भी गए, जो मंगोल थे नए मुसलमान गए। इन नए मुसलमानों के, मंगोलों के दो नेता है। एक नेता का नाम है मुहम्मद शाह, एक नेता का नाम है के हबरू। अब अलाउद्दीन जीत गया। अलाउद्दीन जीतने के बाद गुजरात को लूटा। लूटने के बाद में जो धन मिला उसका बंटवारा किया सेनापतियों में। इसको इतना दे दो, इसका इतना दे दो, इसका इतना दे दो। बाकी सेनापतियों को ज्यादा दिया, इन दोनों को कम दिया। तो इन दोनों के मन में ये आई कि अलाउद्दीन ने अपने मुसलमान सेनापतियों को दिया ज्यादा, और हम नए नए मुसलमान बने, हम मंगोल हैं, इसलिए हमें दिया है कम। तो इन्होंने जो दिया था ना वही वापस भेजा, रख ले। फिर इतना क्या देना है, कोई भीख थोड़ी है कोई जो इतना से दिया। हम लड़े हैं, दे दब तो ढंग से दे, वरना ये भी नहीं लेना है। कुल मिला के सुल्तान की आज्ञा मानने से क्या कर दिया। और सुल्तान की आज्ञा के उल्लंघन का मतलब होता है उल्टा लटकाएगा सुल्तान। ये बात ये दोनों भी जानते थे। तो ये दोनों भाग गए वहां गुजरात से। अब भाग के कहां जाए? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दिल्ली वालों की रणथंभौर से नहीं बनती थी। ये दोनों भाग के कहां पे चले गए? रणथंभौर का राजा कौन? हमीर। तो इन्होंने जाके हमीर को कहा कि भाई हमें अलाउद्दीन के खिलाफ शरण दे। हमीर ने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं है अपने। अलाउद्दीन को यह पता चला कि मेरे दो बंदे भाग के किसके पास चले गए। तो उसने हमीर को मैसेज किया कि भाई मेरे दो बंदे हैं। उसने कहा हाँ हाँ अभी आए हैं, चाय पी रहे हैं। तो इनको निकाल यहां से। उसने कहा नहीं भाई, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है, और ये मेरे शरण में आए हुए लोग, इनको तो मैं छोड़ूंगा। उसने कहा यार ये क्या तरीका हुआ, मना कर दे इनको, कदे मैं नहीं रखूंगा। उसने कहा नहीं, मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं फिर तो अलाउद्दीन ने इस चक्कर में अटैक किया था कि उसने दो लोगों को उसको अपने पास रख लिया था। कौन कौन? देखो, तो अलाउद्दीन खुद आ गया यहाँ पे। अलाउद्दीन खुद आया और उसको समझ में आ गया कि मेरे चाचा ने क्यों कहा था कि ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर। किला बहुत ऊंचा है और किले के अंदर चढ़ना कैसे भी संभव नहीं है। तो उसने दो, हमीर के दो बंदे थे उनको अपनी तरफ मिलाया। हमीर के दो बंदों के नाम थे रतिपाल और रणमल। क्या क्या नाम थे? उसने रतिपाल और रणमल को कहा कि यदि तुम मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दो, क्योंकि किले की सेना कम और मेरी सेना ज्यादा है, तो एक बार मैं अंदर तो चला गया तो मार के कब्जा कर लूंगा। यदि तुम मुझे किले के अंदर जाने का रास्ता बता दो तो मैं हमीर को मारने के बाद तुम दोनों को राजा बना दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई किले के अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, रास्ता दरवाजा ही है, दरवाजा खुलेगा तभी अंदर घुस सकते हो। तो दरवाजा कब खुलेगा? तो दरवाजा तब खुलेगा जब किले के अंदर का अनाज और किले के अंदर का पानी समाप्त हो जाएगा। भूखे प्यासे मरने की अपेक्षा तो ये लोग लड़ना पसंद करेंगे। तो किले का पानी और किले का अनाज कब समाप्त होगा? उसने कहा साहब 2-3 साल का जुगाड़ तो है। अलाउद्दीन का रहेगा यार, मैं यहीं थोड़ी बैठा रहूंगा, कोई और क्या तरीका हो सकता है? तो उनका साहब यदि आप हमें राजा बनाता हो तो एक तरीका यह है, हम किले का पानी और किले का अनाज खराब कर सकते हैं ताकि लोगों के खाने पीने के लिए कुछ बचे ही नहीं। फिर उनको गेट खोलने पड़ेंगे, कैसे करोगे? तो कहा अंदर पूरी हिंदू पब्लिक है, यदि किले का पानी और किले के अनाज में गाय की हड्डियां और गाय का खून मिला दिया जाए, ये टच नहीं करेंगे। ये मर जाएंगे लेकिन गाय की खून वाला पानी नहीं पिएंगे। ये मर जाएंगे लेकिन गाय की हड्डियों वाला अनाज नहीं खाएंगे। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम ये काम कर दो, मैं हमीर को मार के राजा बना दूंगा। तो कहते हैं रतिपाल और रणमल दोनों जो है वो तालाब और जहां अनाज रखा हुआ था वहां पे गाय का खून और गाय की हड्डियां बिखेर देते हैं। तो कौन अलाउद्दीन से मिल जाते हैं जाके। कहते हैं जब किले का पानी खराब हो गया था और किले का अनाज खराब हो गया था ना, तो हमीर जाके अपने महल में बंद हो गया था। और सेना ने जब उससे आके पूछा भाई क्या करना, तो उसने कहा थोड़ी देर बाद बताते हैं, और अपने महल के अंदर जाके बैठ गया। सेना को थोड़ी देर तक जब ऑर्डर नहीं मिला तो सेना ने रानी को जाके कहा। रानी कौन थी अमीर की? रंग देवी। कौन थी? रंग देवी। जाका रानी रंग देवी, किले का पानी खराब हो गया, किले का अनाज खराब हो गया, हमने हमीर से पूछा क्या करना है, उसने कहा थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो बताओ, लड़ाई तो करनी पड़ेगी और क्या तरीका है? या संधि करना चाहता है राजा तो वैसे बताए, और लड़ाई करनी है तो तैयारी करें। तो रंग देवी को बड़ा बुरा लगा, और रंग देवी को लगा कि मेरा पति डर गया इसलिए चुपचाप कमरे में जाके बैठ गया। तो हमीर के पास गई तो उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिए।
कि मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक आदमी हो, और यदि तुम्हें मरने से डर लगता है तो तुम अंदर बैठे रहो, मैं जाके तुम्हारी जगह लड़ाई कर लूंगी, पर तुम ऐसे बुजदिलों की तरह अंदर आगे कैसे बैठ सकते हो। अमीर ने कहा चिल रंग देवी चिल, बात मरने की और बात डरने की नहीं है, बात देवल दे की है। किसकी है? देवल दे अमीर की बेटी थी, कुंवारी थी। अपने यहाँ पे शादीशुदा महिलाएं ही जौहर में भाग लिया करती थी, या बहुत छोटे बच्चे होते उनको माँ गोदी में लेके बैठ जाती। ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य होती थी उनको किसी ना किसी रास्ते से बाहर भेज दिया करते, जौहर नहीं करवाते, मामा बुआ के पास भेज देते कि हम तो मर जाएंगे, इसकी शादी कर देना बाद में। लेकिन उस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना तेज था कि बाहर निकलने के कोई भी रास्ते नहीं थे। अचानक आपके किले का पानी और अनाज खराब हुआ है, तो अब आपके पास समय भी नहीं बचा है कि देवल को बाहर भेजा जाए। अमीर इस टेंशन में है कि महिलाएं सारी जौहर कर लेगी, पुरुष सारे लड़ते हुए मारे जाएंगे, दुश्मन किले पे कब्जा करेगा और देवल को उठा के ले जाएगा। तो ये सोच रहा है देवल दे क्या किया जाए। तो उसने जब रंग देवी को कहा भाई देवल का क्या करेंगे, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके, इस हालत में तो हम उसके हाथ पीड़े, कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोच सके, कुंवारी लड़की इसलिए क्या नहीं करवा सकते हम इसको। अब ये सुनते तो रंग देवी का भी रंग उठ गया, दोनों पति पत्नी बैठ गए। ये बात पता चली देवल देखो कि उसके पिताजी उसकी वजह से परेशान है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो गई हमीर के पास, हमीर को जाके कहा कि मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं कुंवारी हूं, इसलिए मेरे को जौहर नहीं करवा सकते, अग्नि में नहीं बिठा सकते, तो एक काम करो ना, तलवार लगी गर्दन उड़ा दो, वैसे ही पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा जाएगा, मैं मर जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। कहते अमीर तलवार लेके खड़ा भी होता है, पर कोई पिता अपनी पुत्री पे तलवार कैसे चला दे। अमीर यूं भर भरा के गिरता है, तलवार छूट जाती है, अमीर रोने लग जाता है। और उस लड़की को लगता है कि मेरा बहादुर पिता जो पिछले 16 युद्धों में लगातार जीता है, कभी मौत से नहीं घबराया, मेरा बहादुर पिता जो अब भी सामने मौत खड़ी है फिर भी लड़ने के लिए बाहर जाएगा और यमराज की भांति लड़ लेगा बाहर जाके। लेकिन वो इस बात से रो रहा है कि उसकी बेटी का क्या होगा, मेरी वजह से मेरा राज्य, मेरा पिता को डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो किले के ऊपर चढ़ती, पीछे एक तालाब था उसमें कूद जाती है, पद्म तालाब, क्या नाम था उसका, लिखो।